नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है और यहाँ पर हम पिछली वीडियोस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। और यदि आप हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य एलटी लेक्चरर दोनों के लिए पढ़ाऊँगी। अभी तो कुछ ही वीडियोस मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए आप लोग मैनेज करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, जानते हैं ऋतुराज के जो इनके बारे में जो भी जानकारी है मैं वो आपको बता रही हूँ। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद वे अब सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें है एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारबिंद। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, जो भी आपको बोर्ड अक्षरों में दिख रहे हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। फिर है उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक, मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब समाज के उस वर्ग पर इन्होंने लिखा है जो जिनको हमने हाशिए पे रख दिया है, यानी कि जिनको कह सकते हैं कि तिरस्कृत जो वर्ग है ना, तो उन पर उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। दैनिक जीवन के अनुभव का उनकी कविताओं में दैनिक जीवन का अनुभव का यथार्थ है, और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने एक कविता, बहुत ही फेमस कविता है और बहुत ही अच्छी कविता हम इसे कहेंगे, कन्यादान एक कविता है यहाँ पर जो आपके सिलेबस में रखी हुई है। तो उसमें देखिए, कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। यानी कि हम तो इस कविता में का जो सार है वो यही है कि एक माँ, मतलब हमेशा आपने देखा होगा कि माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि हमेशा अच्छे बन के रहना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ऋतुराज जो है उन्होंने समाज के जो बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में इस कविता को उठाया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने माँ के माध्यम से बेटी को ये समझाया है कि तुम बेटी तो रहना, लेकिन बेटी बनकर मत लेना। अपना गुणों से तुम इतनी सीधी मत रहना कि कोई तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाए, और इतनी तेज भी मत बनना कि जो दूसरों को वो चुभे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बेटी को जो माँ के द्वारा शिक्षा दी है उसको उजागर किया गया है। ठीक, तो कन्यादान इस कविता का शीर्षक है। बहुत ही अच्छी कविता है। तो यहाँ पर मतलब माँ जो है अपनी बेटी को विदा करते टाइम कुछ सीख दे रही है कि बेटी मतलब बेटी तो रहना, लेकिन इतनी सीधी बन के भी मत रहना कि कोई तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाए, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये थी हमारी आज की अपडेट, आज का वीडियो। तो कन्यादान ये कविता है, आपको ये ध्यान रखना है कि कन्यादान कविता किसने लिखी है, ऋतु राज ने लिखी है, ठीक है। तो
ये आपको ध्यान रखना है। कन्यादान, कभी कभार डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कन्यादान कविता के लेखक या रचयिता कौन है, तो ऋतुराज है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना सा था हमारा आज का ये अपडेट। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो मंगलेश डबराल का है। तो इनको मैंने अलग से उत्तराखंड साहित्य वाला जो वीडियो है ना उसमें पढ़ाया था, तो इनके बारे में आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, क्योंकि मैंने मंगलेश डबराल को उत्तराखंड सीरीज़ के अंतर्गत पढ़ाया है ना, तो आप वहाँ से बस आपको यहाँ यही ध्यान रखना है कि संगतकार कविता है मंगलेश डबराल की। और इसमें उन्होंने जो गायक होते हैं ना उनके बैकग्राउंड में जो साउंड चलता है उनके बारे में बताया गया है कि अगर मतलब गायक जो है उनके बगैर क्या है, अधूरा है। वैसे बात तो सही कही है, क्योंकि अगर कोई गायक गा रहा है और अगर साउंड बैकग्राउंड साउंड नहीं बज रहा है, तो आप कल्पना करके देखिए कि वो उसका जो गाना है वो कितना बेसुरा लगेगा, है ना। तो जो पीछे उसके सहयोग होते हैं, जो संगतकार होते हैं उसके, उनके बारे में इसको मतलब बताया गया है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से उन्होंने मानवता को भी मतलब मानवता के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कविता लिखी है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। हिंदी व्याकरण और साहित्य जो भी आप पढ़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का विशेष सीरीज़ भी हमारा यहाँ पे चल रहा है, 1 डे 1 टॉपिक, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उत्तराखंड आपके एग्ज़ाम बहुत कम समय रह गया है, तो अब आप लोगों को जी तोड़ मेहनत कर लेनी चाहिए। तो और इस सीरीज़ को पढ़ना आप बिल्कुल भी ना भूलिए, एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।